गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो भी भाई मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका मैं आपके अपने चैनल 122 वाला पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये बड़े गर्व की बात है, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम एक साथ जुड़े हुए हैं। और मैं विश्वास दिलवाता हूं कि केमिस्ट्री से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं कंप्लीट आंसर दूंगा। कोई भी चीज़ है वो अधूरी नहीं छोड़ूंगा। केमिस्ट्री में आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते मेरी एक शर्त है। और शर्त यह है कि आपको केमिस्ट्री का डर खत्म करना होगा। मैं आपके साथ हूं, आप केमिस्ट्री का डर खत्म कीजिए, क्योंकि डर से आप जितना डराओगे वो उतना डराएगा। डर से आप जितना ज्यादा डरोगे वो उतना डराएगा। डर से डरो मत, डर के नजदीक जाओ, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो आपको ज्यादा डराने लग जाएगा। बस दिल में एक फितरत रखो कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, हमारी अपनी मंजिलें हैं और हमारी अपनी दौड़, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखनी है हमें। तो देखो अगली हेडिंग डालते हैं, एक शानदार टॉपिक है और बहुत डीप करेंगे इस टॉपिक को। हेडिंग डालो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, हेडिंग डालो आबंद लंबाई। आबंद लंबाई, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे इसके। आबंद लंबाई, इसी को बंद लंबाई भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बंद लंबाई। पॉइंट नोट करते करते जाना साथियों साथ साथ। और इसी को बॉन्ड लेंथ, अंग्रेज लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना अंग्रेज लोग, वो बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा टॉपिक होगा कि आबंद लंबाई क्या होती है, बंद लंबाई कैसे निकाली जा सकती है, उसको प्रभावित कौन कौन करता है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते होंगे। और बंद लंबाई का आगे एक और टॉपिक देंगे, इसके जस्ट अटैच में देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, बंद को वापस तोड़ने के लिए क्या किया जाता है। तो देखो बंद लंबाई क्या होती है, दो एटम्स। अब दो एटम्स कहाँ मिलेंगे? किसी भी अणु में, कोई भी अणु हो सकता है, किसी भी अणु में पाए जाने वाले यानी उपस्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी आबंद लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? आबंद लंबाई कहलाती है। देखो हर एक पॉइंट पे बात की जाएगी, जो पॉइंट टच होंगे उनको भी जोड़ लिया जाएगा साथ में। टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ें कि एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। देखो मेरे पास में वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास दिखावा नहीं है, लेकिन मेरे पास आपको समझाने की पावर है। मैं आपको टॉपिक समझा सकता हूँ और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो की दूरी आबंद लंबाई कहलाती है। देखो इस चीज को समझो आप, कि जैसे मान लो हम बात करें कि कोई Cl2 अणु है, Cl2 अणु है, ठीक है, क्लोरीन। अब क्लोरीन में है क्या? दो क्लोरीन आपस में कौन से बंध से बंधी हुई है? सहसंयोजक बंध से, सहसंयोजक बंध से बंधी हुई है। अब यहां सहसंयोजक बंधी क्यों है? तो इसके लिए मेरे साथियों आप ही के अपने चैनल 122 वाला पे एक सर्च करें कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। वहां पूरा डिटेल से बताया हुआ है। मैं मोटी मोटी सी बात इसकी यहाँ कर लेता हूं कि ये दो गैसों के बीच में, और सहसंयोजक बंध हमेशा दो गैसों के बीच में बनता है। दो गैसों के बीच में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध ही बनता है, ठीक है। और ये दोनों ही क्या है? गैसें। अब देखो बात क्या है कि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के दो नाभिक है, दोनों क्लोरीन के अपने अपने क्या है? न्यूक्लियस है। उन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है? उन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है? दूरियां क्या है? तो जैसे मान लिया कि ये क्लोरीन है और एक क्लोरीन को मान लेता हूं ये है, थोड़ा दूर दूर ही बना लेते हैं ताकि थोड़ा टॉपिक ढंग से समझ में आए। ये दोनों क्लोरीन है।
अब इन दोनों क्लोरीनों के न्यूक्लियस ये रहे नाभिक, ये इस क्लोरीन का नाभिक है और ये इस क्लोरीन का नाभिक है। इन दोनों क्लोरीन के नाभिकों के बीच की दूरी, टोटल दूरी, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ना, वो टोटल दूरी क्या कहलाती है? बंध लंबाई कहलाती है। और बात करें कि टोटल बंध लंबाई कहलाती है, तो फिर आधी दूरी क्या कहलाती है? तो इन दोनों क्लोरीनों के बीच में जो दूरी है ना, वो पूरी दूरी, नाभिकों के जो बीच की दूरी है वो बंध लंबाई कहलाती है। और अगर आप बंध लंबाई का 1/2 कर दो, अगर कोई बच्चा सवाल करे कि इन दोनों की बंध लंबाई है कितनी, तो देखो कुछ किताबों में 198 पिकोमीटर लिखी हुई होती है और कुछ में 199 भी होती है। तो मैं मान लेता हूं कि कितनी है, 198 पिकोमीटर। अब यहां से क्या है कि कई बार सवाल पूछ लेता है आपसे, बंध लंबाई तो समझ में आ गई और आपसे सवाल पूछ लेता है कि एक क्लोरीन अणु की आबंध लंबाई कितनी है? 198 पिकोमीटर है, 198 पिकोमीटर है। तो आप क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या बता दो, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या। तो कभी भी अगर आपको किसी अणु में उपस्थित दो परमाणुओं में से किसी परमाणु की त्रिज्या पूछे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इससे आबंध लंबाई का आधा कर देना है। ठीक है, तो देखो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या की बात हो रही है। यहाँ त्रिज्या भी देखो, बंध कौन सा है, सहसंयोजक है, तो यहाँ त्रिज्या भी कौन सी होगी, सहसंयोजक त्रिज्या भी होगी। तो एक क्लोरीन अणु की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी होती है, बंध लंबाई की आधी, तो 198 डिवाइड बाई 2 और पिकोमीटर, वैल्यू आप निकाल लोगे। तो ये थी बंध लंबाई। बंध लंबाई होती क्या है, कोई भी अणु होता है उसमें उपस्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, कुल दूरी, वो क्या होती है, बंध लंबाई। और उस बंध लंबाई का आधा भाग होता है, वो क्या हो जाता है, परमाणु त्रिज्या हो जाता है। अगर वो बंध सहसंयोजक है, अणु आपका सहसंयोजक है, Cl2 कौन सा अणु है बेटे, सहसंयोजक अणु है। अणु अगर आपका सहसंयोजक है तो फिर त्रिज्या आएगी, वो भी कौन सी आएगी, सहसंयोजक की आएगी। आया समझ में इतना? तो आई होप कि आप मेरे को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो सवाल ये उठता है, बंध लंबाई मापी किसमें जाती है? तो बंध लंबाई को दो पैरामीटरों में मापा जा सकता है। एक तो बंध लंबाई को मापा जा सकता है पिकोमीटर में, पिकोमीटर में मापा जा सकता है, शॉर्ट में लिख लेते हैं पीएम में, पिकोमीटर। पीएम का मतलब क्या है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पिकोमीटर है। और एक बंध लंबाई को मापा जाता है बेटे एंगस्ट्रॉम में, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो बंध लंबाई मापने के आपके पास में दो तरीके हैं, एक आप बंध लंबाई को पिकोमीटर में माप सकते हो और एक बंध लंबाई को हम किस में माप सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में माप सकते हैं। तो ये तो हुई बंध लंबाई कि बंध लंबाई क्या थी। अब सवाल ये उठता है कि बंध लंबाई को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो इसको मिटा देता हूं, अगर किसी भाई को उतारना हो तो वो वीडियो को पॉज करके उतार सकता है। मेरी रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ी जाना है जहान सजना। इधर देखो बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक नोट करो। आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। केमिस्ट्री से डरना नहीं है बिल्कुल भी। आबंध लंबाई को, अभी जो टॉपिक है ना वो मक्खन की तरह लगेगा, एकदम आसान लगेगा, चाहे टॉपिक कितना भी हार्ड क्यों ना हो। अगर आप 122 वाला के साथ में जुड़े हुए हो, चैनल 122 वाला के साथ में जुड़े हुए हो, तो मैं वीर चौधरी आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे कमिटमेंट करता हूं कि उस टॉपिक को आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक परमाणु का आकार। पहला कारक कौन सा होगा, परमाणु का आकार। अब देखो इसके लिए मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, फिर बताना ही है। मैंने कहा कि एक तो कोई परमाणु इतना छोटा है और दूसरा परमाणु यह है, ये इसके न्यूक्लियस है, और एक दूसरे परमाणु ये, समझना पॉइंटों को।
आप खुद इसका जवाब दोगे, आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मेरा फेमस डायलॉग है, रटाफिकेशन इज गड़बड़ेशन ऑन एग्जामिनेशन। रटी रटाई चीजें होती है जब उनका इम्तिहान होता है, जब उनकी परीक्षा होती है, जब उनकी आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तब वो कभी काम में नहीं आई है, आज तक नहीं आई है। तो हमें रटना नहीं है किसी भी चीज को। आप खुद से सोचो, इनमें से कौन सी बंद लंबाई आपको ज्यादा लग रही है, कौन से दो नाभिकों के बीच की दूरी ज्यादा लग रही है? आई थिंक ये, हाँ, तो ये बंद लंबाई ज्यादा है और ये बंद लंबाई कम है। अब देखो इसमें परमाणुओं का आकार क्या दिख रहा है आपको? बड़ा दिख रहा है। इसमें परमाणुओं का आकार क्या दिख रहा है? छोटा। तो परमाणु का आकार छोटा होने पर बॉन्ड लेंथ घटती है, बंद लंबाई घटती है, और परमाणु का आकार बड़ा होने पर बंद लंबाई क्या होती है? बढ़ती है। तो मैं बिना कोई थ्योरी लिखवाए सीधा बता देता हूं, आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। तो परमाणु आकार पर, अगर परमाणु का आकार यानी एटॉमिक साइज बढ़ जाती है तो फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो फिर बंद लंबाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरियां बढ़ जाती है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है? बढ़ जाती है। आ गया होगा समझ में? चलो अब देखो इस चीज को हम देखते हैं एग्जाम्पलों से। क्वेश्चन क्या पूछेगा? बात तो ये है ना कि कंपटीशन में क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, निम्न को बंद लंबाई के घटते क्रम में लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, सामने जो बोर्ड पे है वो भी एक इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं है। कई बार क्या होता है, बोलने में सही बोल देते हैं और लिखने में कोई मानवीय भूल हो जाती है। बोलने में सही बोल देते हैं और लिखने में कोई मानवीय भूल हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना है। वो आप मेरे बोलने को पकड़ के चेंज कर सकते हो, हालांकि मैं कम से कम कोशिश करूंगा ऐसी कि ऐसी कोई भूल हो। देखो आपको क्वेश्चन में दे दिया है पॉइंट नंबर 1, मैंने कहा कि Cl2 Br2 F2 और I2 इन दोनों को बंद लंबाई के क्रम में लिखना है। ठीक है, इन सभी को बंद लंबाई के क्रम में लिखना है और वो डिक्रीज होते हुए क्रम में लिखना है। तो हमें क्या करना है, इनकी साइज निकालनी है। अब साइज किसकी? इस पूरे अणु की नहीं, आप एक एटम की निकाल लो इसमें से। तो देखो ये सभी क्या है, ग्रुप नंबर 17 के एटम है। यहाँ देखें, ये ग्रुप नंबर 17 के एटम है, जिनको हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं, और अक्ष द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इनको दर्शाने का तरीका क्या होता है? अक्ष होता है, और इनको कहा क्या जाता है? हेलोजन कहा जाता है। और इनकी एटॉमिक साइज का मैं बढ़ता हुआ क्रम लिख दूं तो सबसे छोटा होता है इनमें फ्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, और उसके बाद अंत में कौन होती है इनमें? आयोडीन। अब आप खुद से चेक करो कि बंद लंबाई ज्यादा कौन सी होनी चाहिए। एटॉमिक साइज का क्रम आपके सामने बोर्ड पे है, एटॉमिक साइज का क्रम, और एटॉमिक साइज है वो बंद लंबाई को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इनमें जो सबसे छोटा है ना, उसकी बंद लंबाई सबसे कम। सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन वाली सबसे कम। हमें कौन सा क्रम पूछा है? घटता। तो हमें ज्यादा से देख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन। सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन। तो आयोडीन यानी I2 की बंद लंबाई सबसे ज्यादा। तो आंसर लिख रहे हैं I2। उसके बाद नंबर आता है ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन का आकार औरों से बड़ा है, तो Br2 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। उसके बाद नंबर आता है Cl2 का, और उसके बाद नंबर आता है F2 का। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा। कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, यहाँ ऊपर लिख देता हूं। इसी का पार्ट 2 देता हूं, उसको आप करने की कोशिश कीजिए। तो पार्ट नंबर 2 मैं कह देता हूं HBr, HCl, HI और HF, इन चारों कंपाउंडों को बंद लंबाई के बढ़ते क्रम में लिख दो। बंद लंबाई के कौन से क्रम में लिख दो? बढ़ते क्रम में लिख दो। तो यहां आपको एक दिक्कत क्रिएट हो सकती है कि सर किसका आकार लें? यहां से इसको मिटा रहा हूं, किसका आकार लें? तो डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना, हेलोजन है ना, अक्ष, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं है। देखो इन सब में अगर हम गौर करें तो आप खुद से दिमाग लगाओ,
इनमें सभी हाइड्रोजन का आकार तो बराबर ही होगा, इनमें सभी हाइड्रोजन का आकार तो क्या होगा, बराबर ही होगा। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरे को HBr बनाना है, तो हाइड्रोजन का आकार इतना मान लिया है, या मान लो इतना मान लिया है, ठीक है। अब उसके साथ में अगर मैं फ्लोरीन जोड़ूं तो फ्लोरीन का आकार तो छोटा होता है, तो फ्लोरीन का आकार इतना है। अब एक दूसरा ले लेता हूं कि यहां से हाइड्रोजन ले लूं, तो भाई साहब हाइड्रोजन का आकार तो इस हाइड्रोजन के बराबर ही होगा ना, दोनों हाइड्रोजन तो सेम ही है। अब बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में से बड़ा कौन होता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को थोड़ा सा क्या दिखा दिया है, बड़ा दिखा दिया है, ठीक है। अब देखो चेक करो, आप खुद से चेक करो, आपको कौन सी बंध लंबाई ज्यादा लग रही है। ये बंध लंबाई ज्यादा है और ये बंध लंबाई कम है। तो देखो सिमिलर एटम यहाँ है, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम में जो शेष एटम है ना, उनको बॉन्ड लेंथ के क्रम में लाना है, मतलब उनको आप एटॉमिक साइज के क्रम में ले आओ, और एटॉमिक साइज का क्रम हो रहा। तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, फ्लोरीन सबसे छोटा होने के कारण उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो सबसे बड़ा कौन, आयोडीन। तो सबसे पहले कौन आएगा, आयोडीन। चलो तो आंसर हो गया बेटे इसका HI, सबसे ज्यादा बंध लंबाई। उसके बाद HBr की, उसके बाद किसकी हो गई है, HCl की, और उसके बाद किसकी हो गई है, HF की। क्योंकि फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा, फिर उसका बड़ा था क्लोरीन का, फिर बड़ा ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। और एटॉमिक की सॉरी बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो तभी बढ़ती है जब एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज कम है तो बॉन्ड लेंथ भी कम है। तो ये सबसे ज्यादा बंध लंबाई, अधिक बंध लंबाई। और ये कौन सी है, कम बंध लंबाई, क्योंकि इसका आकार क्या छोटा और इसका आकार क्या था, बड़ा। तो ये हुआ इसको इफेक्ट करने वाला पहला कारक कौन था, द साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करता है। अगर बढ़ेगा परमाणु का आकार तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। आई होप कि समझ में आया होगा, आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। क्योंकि देखो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं, रीजन है उसका, क्योंकि दोनों टॉपिकों को एक साथ करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी जाएगी। क्योंकि मेरे वीडियो छोटे नहीं बनेंगे, छोटे वीडियो उनके बनते हैं जो ट्रिकों से निकल जाते हैं। मैं हर एक आखिरी पॉइंट पर बात करूंगा, हर एक आखिरी पॉइंट पर हम बात करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि इस टॉपिक में से कोई डाउट रहे। चलो नेक्स्ट दूसरा कारक देखते हैं। तो बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक देख लेते हैं हम, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, अब देखो पहले देखते हैं विद्युत ऋणता क्या होती है। तो किसी भी सहसंयोजक बंध में उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की ताकत विद्युत ऋणता कहलाती है। किसी सहसंयोजक बंध में उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक परमाणु द्वारा खींचने की ताकत क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। जैसे मान लो एक सहसंयोजक बंध है HCl, ठीक है। अब इनमें से कोई एक परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्यों, क्योंकि दोनों परमाणुओं का आकार भिन्न भिन्न है, और हमेशा बंध के इलेक्ट्रॉन वो परमाणु खींचता है। याद रखना, नोट कर लो, हमेशा बंध के इलेक्ट्रॉन वो परमाणु खींचता है जिसकी आकार कम हो, जिसका आकार छोटा हो। और इसमें क्लोरीन छोटा है, इसका आकार क्या है, छोटा आकार है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर खींच के रखेगा, जिससे इस पर पार्शल नेगेटिव आता है और इस पर पार्शल पॉजिटिव आता है। तभी तो बॉन्ड होता है, बंध होता है, उसका ध्रुवीकरण होता है। तभी इस बंध को कौन सा बंध बोलते हैं, सहसंयोजक। लेकिन कौन सा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बोलते हैं इसको, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, क्योंकि इसमें दो पोल बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं। तो देखो विद्युत ऋणता क्या, अब विद्युत ऋणता का एटॉमिक साइज के साथ में, परमाणु आकार के साथ में संबंध देख लो। क्योंकि हमें परमाणु आकार निकालना आसान है, हमारे लिए परमाणु आकार निकालना आसान है। और अगर कोई बच्चा मेरे से ऑफलाइन पढ़ता है, तो उसको अच्छे से पता है कि केमिस्ट्री है ना, वो परमाणु आकार पे नाचती है। हम नचा देंगे परमाणु आकार पे, मैं नचा दूंगा केमिस्ट्री को। बच्चे ने अगर मेरी ऑफलाइन क्लास में किसी बच्चे ने मेरे से केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसको सब पता है कि
लगभग 60% केमिस्ट्री जो 11th की है उसको हम किस पे नचा देते हैं, परमाणु आकार पे। तो देखो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस पे ले आते हैं, परमाणु आकार पे। अब अगर कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा है यानी यूट्यूब पे मेरे से जुड़ा हुआ है, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो पहले क्या करे, मेरा एटॉमिक साइज का वीडियो देखें, बड़ी डीप करवाई हुई है एटॉमिक साइज। आप जब वो वीडियो देखोगे उसके बाद ही आप इस वीडियो को समझ पाओगे। हालांकि उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं है उसमें, फिर भी मेरी सजेशन है आपको, मेरे साथियों आपको सजेशन है, क्योंकि देखो या तो कोई काम करो मत, या तो कोई काम करो मत, और अगर करते हो तो उसके पीछे पड़ जाओ। अरे अगर कोई आदमी अपने कर्म के प्रति 100% वफादार हो जाए, अगर कोई आदमी अपने कर्म के प्रति 100% वफादार हो जाए, तो उसे दुनिया की कोई ताकत वो मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। हाँ, वो मंजिल पाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ हम किसी चीज़ को चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसको मिलवाने में हमारी सहायता करती है। आप केमिस्ट्री को पढ़ो तो शिद्दत के साथ पढ़ो। तो विद्युत ऋणता बता दिया, विद्युत ऋणता क्या होती है। विद्युत ऋणता का एटॉमिक साइज के साथ में संबंध होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अंग्रेजों वाली भाषा यूज करेंगे। अरे ये क्या हो गया है, आई वॉन्ट टू बी रियली सॉरी, थोड़ी सी बोर्ड में मिस्टेक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका एटॉमिक साइज के साथ, परमाणु आकार के साथ में संबंध होता है, वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है। आप इसको यूं समझो कि अगर किसी परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ी तो फिर परमाणु का आकार डेफिनेटली क्या हो रहा है, घट रहा है। ये लो, ये आसान भाषा है कि विद्युत ऋणता बढ़ने पर परमाणु का आकार घटता है। अब बात यह आता है कि बॉन्ड लेंथ को, बंध लंबाई को विद्युत ऋणता कैसे प्रभावित करेगी। तो अगर दो परमाणुओं, इसको नोट करो आप, अब दो यानी दोनों ही तो है ना, दोनों परमाणुओं, समझ में आ जाएगा, नोट करो एक बार, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है। कैसे अंतर बढ़ेगा, मैं एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे हम। लंबाई घटती है, इसका कारण और लिख देते हैं, क्योंकि हर आखिरी क्यों का जवाब यहीं पे मिलेगा आपको। क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध में अधिक आयनिक गुण आ जाते हैं, अधिक आयनिक गुण आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इन चीजों को, ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, इनको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसको मिटाता हूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाता है कंपटीशन में, वैसे हम बातें करेंगे। एक एग्जांपल रखा मैंने, HCl, HBr, HF और HI। क्वेश्चन को ढंग से समझना, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब इनको क्या करना, आपको बंध लंबाई के क्रम में लिखना है। ठीक है, बंध लंबाई के क्रम में लिखना है। अब आप कहोगे सर ये तो हम आकार से लिख लाएंगे। अगर ऐसा वहम है तो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे आपको मैंने दिया OH, NH, CH और HF दे दिया। इनको बंध लंबाई के क्रम में लिखना है। तो देखो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आपको अगर कभी इनको बंध लंबाई के क्रम में लिखना हो या इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, इसको समझ जाओगे तो आगे वाला भी समझ जाओगे। आई थिंक कि इधर से आपने उतार लिया होगा, तो मैं इधर से इसको रब कर रहा हूं। देखो पहले तो इन सब को
आकार के क्रम में लेके आते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर आकार बढ़ा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, ठीक है ना, और आकार घटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी। तो पहले इनको लेके आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, चलो इसे लिख लो, फ्लोरीन, फिर उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन और उससे बड़ा आयोडीन। अब इनको आकार के क्रम में लेके आओ, इनको आकार के क्रम में लेके आओ या विद्युत ऋणता के क्रम में ले आओ। अब कोई कहेगा सर हम आकार के क्रम में क्यों लेके आए? अरे भाई साहब यही आकार का क्रम है और यही इनकी विद्युत ऋणता का क्रम भी है, डरने की बात नहीं है। यही इनके आकार का क्रम है और यही इनकी विद्युत ऋणता का क्रम भी है। वो बताऊं कैसे? देखो जिसका आकार सबसे छोटा, अब आकार के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का संबंध क्या होता है? एंटी प्रोपोर्शनल होता है। वांट टू बी रियली सॉरी, यहाँ बढ़ता हुआ लिख दिया था। तो आकार अगर क्या होता है, बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब आप खुद से बताओ, जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनमें आकार सबसे छोटा किसका? फ्लोरीन का। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी? ये ज्यादा। इसकी विद्युत ऋणता क्या हो गई है? ज्यादा। और इसका आकार बड़ा है तो इसकी विद्युत ऋणता क्या हो गई है? कम। ठीक है, तो अब कैसे हुआ चेक करो कि अगर इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्रम में लिखे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब चेक करो विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर क्या होगा? विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध में आयनिक गुण ज्यादा आ जाएंगे। आयनिक गुण ज्यादा आने के कारण आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, तो दोनों परमाणु क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर आयनिक गुण क्या आ जाएंगे? ज्यादा आ जाएंगे और आयनिक गुण ज्यादा आने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन, मान के चलो कि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। ठीक है, मान के चल रहे हैं, केवल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैंने माना इसकी विद्युत ऋणता 5 है और इसकी विद्युत ऋणता 4 है, इसकी विद्युत ऋणता 3 है और इसकी विद्युत ऋणता कितनी है? 2 है। यही तो क्रम है ना। चलो अब सोचो आप कि इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता आप फिक्स मान लेते हैं। H की विद्युत ऋणता मान लो कितनी है? 1 है। ठीक है ना। अब आप खुद से चेक करना कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी? हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी? 1। और क्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी? 4। तो दोनों में अंतर कितने का हुआ? 3 का। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी? 1 मान रखिए। और अगर हमने मान ली कि ब्रोमीन की विद्युत ऋणता 3, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? 2 का। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 1 मान रखी है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 5 मान रखी है, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? 4 का। और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 1 मान रखी है और आयोडीन की विद्युत ऋणता कितनी मान रखी है? हमने 2 मान रखी है, तो अंतर कितना हुआ? 1 का। विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है? यहां। तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, ये बंध लंबाई सबसे कम हो गई है क्योंकि ये बंध ज्यादा आयनिक हो गए। तो HF की बंध लंबाई सबसे कम। उसके बाद देखो विद्युत ऋणता का अंतर HCl वाला, तो बंध लंबाई और ज्यादा। उसके बाद देखो HBr वाला, उसके बाद देखो HI वाला। ठीक है, अब बेटे यही तो क्रम आप आकार से लेके आए थे ना। अभी यही तो क्रम हम किससे लेके आए थे? आकार से। तो मैं तो कहता हूं आप हर गुण को आकार के साथ में मैच करवा लो, आपको बार बार गुणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यही आंसर पीछे आया है हमारे, और यही आंसर इतनी रामायण बोलने के बाद आए। तो सीधा ही संबंध याद रख लेते ना हम कि एटॉमिक साइज होती है ना, एटॉमिक साइज वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। आया समझ में? ये बढ़ी तो ये घटी। और इसका हमें पता है बॉन्ड लेंथ के साथ संबंध होता है। इसका किसके साथ होता है? बॉन्ड लेंथ के साथ संबंध होता है। तो ये अगर बढ़ा तो फिर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ी। तो क्यों इतनी रामायण बोले? बस वो आपको समझाने के लिए। लास्ट में आप खुद ट्रिक ही बना लोगे, क्योंकि अभी अगर मैं डीप नहीं गया
तो वैसे भी सबको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा अनर्गल कमेंट आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनर्गल कमेंट आते हैं, तो उन लोगों को जवाब देने के लिए मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया, दूसरा तरीका मैंने यहाँ बता दिया। अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। देखो, आप एक कसम खाओ, केमिस्ट्री की नोटबुक उठाओ और एक कसम खाओ, नोटबुक उठाओ और एक कसम खाओ कि तेरा होके रहूंगा दिल जिद पे अड़ा है, तेरा होके रहूंगा दिल जिद पे अड़ा है। केमिस्ट्री को ये बोल दो कि तेरा होके रहूंगा दिल क्या हुआ है, जिद पे अड़ा है। अरे अगर आपने इतने बड़े बड़े कमिटमेंट केमिस्ट्री के साथ कर लिए हैं तो फिर आपको केमिस्ट्री समझने से कोई नहीं रोक सकता। चलो यहां देखते हैं। अब बोलो, इनको आप सीधा ही ला सकते हो, इनको आकार के क्रम में ले लो। कैसे कर लो? देखो, सब में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आकार तो इक्वली हो गया। अब उनको चाहे तो आकार के क्रम में ले आओ और चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्रम में ले आओ। तो आकार का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने संबंध बता दिया है। तो या तो मैं विद्युत ऋणता के क्रम में लेकर आऊँ तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है इनमें? फ्लोरीन। उसके बाद में किसका नंबर आ जाता है? नाइट्रोजन का। और उसके बाद में किसका आ जाता है? ऑक्सीजन का। और कार्बन में रित बेचारा। अब सुनो, विद्युत ऋणता बढ़ने पर क्या होता है? अंतर बढ़ जाएगा। विद्युत ऋणता अगर कम हो गई है तो अंतर ज्यादा हो जाएगा। अभी हुआ था ना, अंतर ज्यादा हो जाएगा। अंतर ज्यादा हो गया है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, सबसे कम बॉन्ड लेंथ कौन सी है? HF वाली। उससे बड़ी कौन सी है? NH वाली। उससे बड़ी कौन सी है? OH वाली। और उससे बड़ी कौन सी है? CH वाली। ये लो, बड़ा आसान सा काम है। तो ये हो गया है विद्युत ऋणता के आधार पे। और मेरा तो कहना यह है कि आप विद्युत ऋणता पे जाओ ही ना, विद्युत ऋणता पे जाओ ही ना। आप सीधे किस पे रहो? आकार पे रहो। और आकार का विद्युत ऋणता के साथ में जो कनेक्शन होता है ना, उस कनेक्शन को याद रखो। नेक्स्ट देखो, अगला टॉपिक देखते हैं हम, इसी का तीसरा। क्या तुम्हें पता है ये गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। नंबर 3 लिखो। नंबर 3, आबंद कोटि। आबंद कोटि, इसको बंद कोटि भी कहा जाता है। बंद कोटि, इसको ढंग से समझना। पहला काम यह है कि ये है क्या, ये बला कौन सी है? आबंद कोटि क्या होती है? दो परमाणुओं के बीच में बने हुए बंधों की संख्या। दो परमाणुओं के बीच में बने हुए बंधों की संख्या। दो परमाणुओं के बीच बने हुए बंधों की संख्या क्या कहलाती है? आबंद कोटि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखो, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ड्यूल बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। अब सुनो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ, इसमें सबसे ज्यादा बंध किसमें बने हैं? इसमें। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, बने हुए बंधों की संख्या, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो गया बेटे? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो गया है? 2। और इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो गया है? 1। देखो, रटना नहीं है। हर एक टॉपिक को जहां नाम आता है, जहां दिखता है ना कि नया नाम है, पोस्टमार्टम कर दो उसका, पोस्टमार्टम कर दो, चीरा फाड़ा कर दो भी का। ठीक है, चलो, ये हुआ अभी आबंद कोटि। समझ में आ गई होगी आबंद कोटि। जैसे मैं सवाल देता हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में आबंद कोटि कितनी है, तो आपका जवाब आएगा 2 है सर। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की आबंद कोटि कितनी है, तो आपका जवाब डेफिनेटली आएगा 1 है। और C ट्रिपल बॉन्ड
सी की आबंद कोटि कितनी है, तो आप क्या कहोगे 3 है। आया समझ में? चलो अब देखो, ये तो आबंद कोटि हुई है, जबकि हमें आबंद कोटि का प्रभाव देखना है किस पर, बंध लंबाई पर। आबंद कोटि का प्रभाव देखना है किस पर, बंध लंबाई पर। तो चलो जी मैं सीधी सीधी बात कर देता हूं, आबंद लंबाई एंटी प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपात में होती है, किसके, आबंद कोटि के। किसके जनाब, आबंद कोटि के। ये लो, क्यों होती है स्पष्ट करेंगे, क्यों होती है स्पष्ट करेंगे। पहले एक बार इतना नोट करो कि आबंद कोटि होती है वो, और आबंद लंबाई का संबंध क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपात में होता है। इसका मतलब आबंद लंबाई बढ़ जाती है, हट आबंद लंबाई का ऑर्डर होता है समानुपात में होता है। आई वांट टू बी रियली सॉरी। आबंद लंबाई का संबंध होता है वो समानुपात में होता है, किसके साथ, आबंद कोटि के साथ। आबंद कोटि के साथ। आई वांट टू बी रियली रियली एंड रियली सॉरी, माफ कीजिएगा, आबंद लंबाई होती है बढ़ती है नहीं, एंटी प्रोपोर्शनल ही होता है। आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, एंटी प्रोपोर्शनल ही होता है। चलो जी, अब नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ड्यूल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये इसके बाकी एक एक बॉन्ड खाली छोड़ दो। टुन 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 तारा, सुना है तुझको छाने वाले, आगे 10 है पीछे 12, टुन 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 टन टन तारा। ये लो, अब बताओ आप इनकी आबंद कोटि बताओ, इसकी आबंद कोटि, बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटे 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया, बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिखो अगर टॉपिक समझ में आ रहा है, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा, ठीक है, और मैं आपको और बेटर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखो क्या टॉपिक समझ में आ रहा है, क्या टॉपिक समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे रामायण बोलते जा रहा हूं, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर का संबंध होता है आबंद लंबाई के साथ, जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ना वहां आबंद लंबाई कम है, तो बॉन्ड लेंथ, तो आबंद लंबाई इसकी कम है, और वो कितनी है वैल्यू बताता हूं, 1.54 एंगस्ट्रॉम, सॉरी इसकी कम है, तो वो है 1.20, कई किताबों में 1.20, कई किताबों में 1.21, और कई किताबें 1.22 तक भी जाती है, तो हम 20 को मान लेते हैं, है ना। 1.21 भी लिखते हैं, कई किताबों में 1.20 भी लिखते हैं, और कई किताबों में 1.22 भी लिखते हैं। तो इसकी आबंद लंबाई होती है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर यही बात पिकोमीटर में कर ली जाए तो भाई साहब ये 120 पिकोमीटर होती है, 120 पिकोमीटर होती है। और अब ये बंद लंबाई एग्जैक्टली प्रैक्टिकली वैल्यू बता रहे हैं, एग्जैक्टली प्रैक्टिकली वैल्यू बता रहे हैं, ये बंद लंबाई होती है वो 1.34 होती है, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। और यही वैल्यू अगर हम देखें पिकोमीटर में तो 134 पिकोमीटर होती है, एग्जैक्टली वैल्यू है, ठीक है। और ये जो बंद लंबाई होती है ना यहाँ से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, ये होती है बेटे 1.54 एंगस्ट्रॉम। और अगर इसी लंबाई को हम देखें पिकोमीटर में तो ये 154 पिकोमीटर होती है। अब आप खुद चेक करो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा 3 हुआ तो बंद लंबाई 120, बॉन्ड ऑर्डर जब 2 हुआ तो बंद लंबाई 134 हो गई, बढ़ गई ना। बॉन्ड ऑर्डर घटा तो बंद लंबाई बढ़ गई, और बॉन्ड ऑर्डर जब 1 आया तो आबंद लंबाई कितनी होगी 154 पिकोमीटर। तो आबंद लंबाई का संबंध होता है आबंद
अरे आबंद लंबाई का संबंध होता है आबंद कोटि के साथ। किसके साथ? आबंद कोटि के साथ। आबंद लंबाई का संबंध होता है वो किसके साथ होता है? आबंद कोटि के साथ। ये कहानी हुई। तो ये है आपकी आबंद लंबाई और आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। यहां से मैं कहने को यह भी कह सकता हूं कि यह चीज संकरण पर निर्भर करती है। अगर परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं, अगर परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं, कौन से? चलो इसकी बात बाद में करते हैं, नहीं तो और ज्यादा उलझ जाओगे। तो ये हुई आबंद लंबाई। अब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। ये टॉपिक छोटा ही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो देखो पहले आबंद लंबाई की बात कर लेते हैं और फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं। आबंद लंबाई के सभी पॉइंट एक साथ लिखूं। नंबर 1, आबंद लंबाई समानुपात में होती है परमाणु आकार। ये बड़ी तो ये भी बड़ी, ठीक है। और नंबर 2, आबंद लंबाई समानुपात में होती है दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, विद्युत ऋणता का अंतर। ये बढ़ा तो आयनिक गुण ज्यादा आ जाएंगे, तो आबंद लंबाई भी व्युत्क्रमानुपात में होते हैं, अंतर बढ़ेगा व्युत्क्रमानुपात में। एंटी प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, ठीक है। और नंबर 3, आबंद लंबाई एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके? आबंद कोटि के, आबंद कोटि के, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ है आबंद लंबाई, और अब करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां देख लेते हैं, छोटा ही टॉपिक है, अब ज्यादा रामायण नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आबंद वियोजन ऊर्जा, इसी ऊर्जा को बंद वियोजन ऊर्जा भी कहते हैं, वियोजन ऊर्जा। इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? बंद वियोजन ऊर्जा, ठीक है। और इसी को आबंद ऊर्जा भी कहते हैं, आबंद ऊर्जा। और इसी को बंद ऊर्जा भी कहते हैं, बंद ऊर्जा। अब ये है क्या? दो परमाणुओं के बीच में बने हुए बंध को तोड़ने के लिए, दो परमाणुओं के बीच में बने हुए बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, दो परमाणुओं के बीच में बने हुए बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आबंद ऊर्जा कहा जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आबंद वियोजन ऊर्जा, ठीक है। अब देखो इसका संबंध किसके साथ होना चाहिए? आप खुद से सोचो, थोड़ा माइंड यूज करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। देखो इन्हीं के साथ संबंधित करते हैं, इन्हीं के साथ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां से मिटाऊं, यहां शायद दिख रहा होगा, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम जरूर होगी, बोर्ड के इस कोने पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम रहती है। तो देखो आबंद लंबाई को प्रभावित करने वालों कारकों में पहला कारक, खुद से सोचना, अगर परमाणु का आकार बढ़ा, अगर परमाणु का आकार बढ़ा तो बंध लंबाइयां तो बढ़ेगी, बंध लंबाइयां बढ़ेगी। और बंध लंबाइयां बढ़ने का मतलब है परमाणु दूर दूर है तो आकर्षण कम हो गया, और बंध को तोड़ना, बंध था क्या? दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण। अरे बंध था क्या? जैसे ये परमाणु A है और ये परमाणु B है, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण क्या था? बंध था। क्या था? बंध था। अब मैं कह रहा हूं कि आज हमें बंध को तोड़ना है, बंध को
तोड़ना है, तो आप क्या सोचोगे, सर इन परमाणुओं को दूर दूर कर दो। अब परमाणु दो ही तरीका से दूर जा सके, या तो ऊर्जा पाकर, देखो ऊर्जा पाकर कैसे, कि जैसे सर्दियों के दिन होते हैं ना, तो आप क्लास में एक दूसरे से सटक के रहते हो क्योंकि एनर्जी कम है, और गर्मियों के दिनों में आप दूर जाते हो, तो जैसे इनको ऊर्जा मिलेगी तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के बीच में कोई आकर्षण ही नहीं रहेगा, उस स्थिति को हम कहेंगे कि यहाँ बॉन्ड का क्या हो गया है, डिसोसिएशन हो गया है, बॉन्ड टूट गया है। तो या तो ऊर्जा से या फिर दाब डालो इन पे। दाब का मतलब, दाब क्या होता है, दाब क्या होता है, एकांक आयतन पर लगाया गया बल। जैसे मैंने इस बोर्ड पे यहाँ बल लगाया ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दाब। एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला जो बल होता है ना, एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो लगाया जाने वाला बल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब, जैसे मैंने किसी बच्चे को पीटा, तो मैंने क्या किया, जैसे बच्चे को हाथ से पे से डंडे से मारी, तो मैंने उस जगह पर क्या डाला है, दाब डाला है, ठीक है। अब दाब डालने का मतलब ऐसे समझो आप सीधा सीधा, अगर थे कोई ने पीठ से, वो भागसी को नहीं करे, भागसी, अरे डर का आगे भूत भागे, डर का आगे भूत भागे, तो दाब डालने पर भी बॉन्ड टूट सकता है। लेकिन हम यहाँ किसकी बात करेंगे, ऊर्जा की बात करेंगे। अब जैसे देखो इनकी एनर्जी बढ़ाई जाएगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये एटम में ये क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आकर्षण टूट जाएगा, और आकर्षण टूटने का मतलब है बंध टूट गया। तो अगर पहले से एटम दूर है तो फिर कम ऊर्जा में ही काम चल जाएगा, ठीक है। पहले से अगर ये दोनों एटम दूर है तो फिर तो कम ही ऊर्जा चाहिए इनको दूर रखने के लिए, और अगर पहले से ज्यादा पास है, जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलो एक ये ए और बी है और एक ये ए और बी है। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को इतना दूर दूर लाना है, इतना दूर दूर, इतना दूर दूर। अब बताओ इन दोनों में से कम ऊर्जा पे कौन आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी दूरियां पहले ही क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब दूरियां ज्यादा होने का मतलब क्या है, बंध लंबाई भी ज्यादा है, तो बंध लंबाई से सीधा सीधा संबंध होता है किसका, आबंध ऊर्जा का। अगर आबंध लंबाई बढ़ी, आबंध लंबाई बढ़ी तो आबंध ऊर्जा घट जाएगी, आबंध ऊर्जा घट जाएगी। जत्तो ज्यादा लंबो बंध बिन तोड़नो बत्तो आसान, क्योंकि लंबा बंध को मतलब हुआ कम आकर्षण। जत्तो छोटो बंध बत्तो बिन तोड़नो महाभारत, क्योंकि छोटा बंध को मतलब है आकर्षण ज्यादा होना, ठीक है। दूसरा, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो एटम पास आ जाते हैं, एटम क्या होते हैं, पास आते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर एटम पास आएंगे, मतलब उनके बीच में ज्यादा आकर्षण लगेगा, और ज्यादा आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा भी क्या चाहिए, ज्यादा। तो आबंध कोटि अगर बढ़ी तो फिर आबंध ऊर्जा बढ़ेगी। आया समझ में, आ रहा है इतना तो समझ में। देखो दोनों को ध्यान से देखो, आबंध कोटि बढ़ने का मतलब क्या है, परमाणु ज्यादा पास पास आ गए, ठीक है। आबंध लंबाई, अब परमाणु का आकार देखो, परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंध लंबाई बढ़ जाती है। तो परमाणु का आकार अगर बढ़ा, यहां लिख देता हूं, अगर परमाणु का आकार बढ़ा, परमाणु का आकार बढ़ा तो फिर आबंध लंबाई बढ़ेगी, और आबंध लंबाई बढ़ी तो आबंध ऊर्जा कम हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो ये हुई आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या थी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को तीन ही कारक प्रभावित कर सकते हैं। जो ऊपर वाला अगर पहले वाला टॉपिक समझ में आया तो दूसरा आसान है। अब इसके क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि पहले वाले के आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसी सीक्वेंस में इसके क्वेश्चन होते जाएंगे। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर फिर भी कोई गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या आपको टॉपिक समझ में आया है या आपको टॉपिक नहीं समझ में आया है।